हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे संगम युग के बारे में। आज हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी यूपी में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, संभवतः गुप्त लोग किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इसका शासनकाल था 240 से 280। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो घटोत्कच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो घटोत्कच। घटोत्कच का शासन कब तक था? तो 280 से 320 ईस्वी। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कह रहा है गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने 320 ईस्वी में 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम था। इसको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था। राजा रानी के प्रकार का सिक्का भी चलाया था। ठीक है, देखिए, गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त संवत 319 से 320। गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कहते हैं गुप्त संवत का शुरुआत कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त हुआ था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन कौन उपाधि धारण किया था? तो अश्वमेधकर्ता का उपाधि, विक्रमांक की उपाधि, परम भागवत की उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये आर्यावर्त के 9 शासकों एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। ठीक है, इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम था कांच। अशोकादित्य भी था। ठीक है, कांच या अशोकादित्य भी था। ठीक है, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, देखिए, इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, देखिए, तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। ठीक है, और देखते हैं, कह रहा है समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त क्या था? तो संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। ठीक है, कह रहा है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था।
इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने। कह देगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, देखिए अब परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। ठीक है, नोट में दिया है, इम्पोर्टेंट है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी बौद्ध यात्री कौन आया था? फहियान। ठीक है, शकों पर विजय को उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, शकों पर विजय को उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्का चलाया था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय किस चीज़ का उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने को उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने को उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है, साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? साब था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, चंद्र द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। कह रहा है कि अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रण्य थे। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपणक, फली ज्योतिष के विद्वान, छपणक कौन थे? तो फली ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह थे, कोशकार थे। अमर सिंह क्या थे? कोशकार थे। शंकु थे, वास्तुकार थे। बेताल भट्ट घटकर पर वराह मिहिर, खगोल वैज्ञानिक। वराह मिहिर क्या थे? खगोल विज्ञानी एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन सेवमातावलंबी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन सेवमातावलंबी था। ठीक है, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। चंद्र द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन सेवमातावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में एक गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। वीरसेन क्या था? तो व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो कुमारगुप्त, इसी का नाम था गोविंदगुप्त। ठीक है, नालंदा कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त। ठीक है, कह रहा है कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त 455 या 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था।
कह रहा है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने पूर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने पूर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। भानुगुप्त हम पढ़े थे, बाकी इसमें दिया है विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता है। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, एवं दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। जिसके शासक क्या कहलाते? ऊपरी कहलाते थे। ठीक है, भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक, कह रहा है भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। ठीक है, जिसके प्रमुख क्या कहा? विषयपति। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो दंडपाशी कहलाता। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ठीक है, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। गुप्त साम्राज्य में ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ठीक है, ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य मोहतर कहलाते थे। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक एवं अन्य सदस्य मोहतर कहलाते थे। ठीक है, देखिए, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था। कह रहा है गुप्त साम्राज्य में ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता है। ठीक है, गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। ठीक है, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम माने विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। कह रहा है कि गुप्त काल में बलात् श्रम मतलब विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता है। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला क्या माना जाता है? कर माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। कौन कौन? आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि। क्षेत्र क्या था? तो गुप्त साम्राज्य में कह देगा क्षेत्र क्या था? तो कृषि करने योग्य भूमि था। ठीक है, वास्तु क्या था? तो वास करने योग्य भूमि। वास्तु क्या था? वास करने योग्य भूमि। चारागाह भूमि क्या था? तो पशुओं के चारा योग्य भूमि। सील क्या था? गुप्त साम्राज्य में कह देगा सील क्या? ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी। कह देगा गुप्त साम्राज्य में सील का क्या अर्थ है? तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपरहत, कह देगा गुप्त साम्राज्य में अपरहत शब्द का क्या अर्थ है? तो ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपरहत कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य में अपरहत भूमि को, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपरहत कहा जाता था। ठीक है, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ठीक है, कह देगा गुप्त साम्राज्य में अपरहत शब्द का क्या अभिप्राय है? या तो ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपरहत कहा जाता था। ठीक है, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त साम्राज्य में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण
मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। ठीक है। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। ठीक है। कह रहा है गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। ठीक है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर देखिए, कह रहा है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ था? तो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा नगौदा मध्य प्रदेश में। वो शिव मंदिर कहाँ है? तो भूमरा नगौदा मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा नगौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर कहाँ है? तो नैना कुठार मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर कहाँ है? नैना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। दशावतार मंदिर ईंटों के द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर कहाँ है? तो शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ है? खो नागौद मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ ईंटों द्वारा निर्मित? लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा भीतर गाँव कानपुर उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब देखिए कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कह रहा है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वल्क्य स्मृति मिलता है जाति के रूप में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है जाति के रूप में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है? ओसनम स्मृति में मिलता है। ठीक है। देखिए विंध्य जंगल में सावर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। कह रहा है गुप्त काल में विंध्य जंगल में सावर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है। कह रहा है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किससे मिलता है? तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। जिसमें किसी भोजराज के मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। ठीक है। वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता था। ठीक है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था तथा वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता है। ठीक है। कह रहा है कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। गुप्त साम्राज्य किसके अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। ठीक है। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का वाहन क्या था? गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का वाहन गरुण क्या था? तो गुप्तों का राज चिन्ह था। ठीक है। अब देखिए गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। जिला ललितपुर दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16-17 ही गुप्तकालीन है। ठीक है। कह रहा अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ठीक है। कह रहा है कि गुफा 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। गुफा 17 के चित्र को क्या कहा गया? चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है।
गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र कह रहा है कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा द्वारा लिखित सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल के बाद पंचतंत्र का स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणांश, अपरिच्छाकारित्व। ठीक है, अपरिच्छाकारित्व। ठीक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताएं। आर्यभट्ट सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताएं। ठीक है। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना की है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक, लघु जातक की रचना की है। बृहत संहिता नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। कह रहा है बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। ठीक है। अब देखिए हम लोग ब्रह्मागुप्त बोल रहा है कि ब्रह्मागुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ठीक है। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मागुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम लोग गुप्त काल में। कह रहे हैं गुप्त काल में पालकार्ण ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। गुप्त काल में पालकार्ण ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा है। ठीक है। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुख्य सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई है। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुख्य सूत्र और उपचार की विधियाँ दी गई हैं। ठीक है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचनाकार गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। ठीक है। कह रहा है कि पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपये का कहा जाता था। ठीक है। याज्ञवल्क्य कह रहा है याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था।
त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ठीक है। गुप्त काल में लौकिक साहित्य की कह रहा है गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिनमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में वो सर्वोत्कृष्ट माना गया है। सर्वोत्कृष्ट माना गया है। ठीक है। कह रहा है देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम क्या है? तो विशाख दत्त की संस्कृत नाटक। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है। रामगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त का बड़ा लड़का था। ठीक है। रामगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त का बड़ा लड़का, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कह रहा है कि कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो द्वितीय भारतीय रचना है। ठीक है। द्वितीय भारतीय रचना अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। इसका अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो यूरोपीय भाषा में। ऐसी प्रथम रचना भगवत गीता। प्रथम कौन है? भगवत गीता है। कह रहा है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग का है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन क्या था? तो गुप्त काल का प्रमुख विशेषता था। नगरों का क्रमिक पतन क्या था? तो गुप्त काल का प्रमुख विशेषता था। नगरों का क्रमिक पतन क्या था? तो गुप्त काल का प्रमुख विशेषता था। नगरों का क्रमिक पतन क्या था? तो गुप्त काल का प्रमुख विशेषता था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं गुप्त काल के विषय में। ठीक है। गुप्त काल के एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार गुप्त काल के विषय में। तो ठीक है। कह रहा है गुप्त वंश। देखिए गुप्त वंश श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? घटोत्कच हुआ था। राजधानी कहाँ था? तो कौशाम्बी यूपी में था। ठीक है। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी के प्रकार का एक सिक्का चलाया था। इस उपलक्ष्य में उसने एक राजा रानी के प्रकार का एक सिक्का चलाया था। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 320 एडी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्त संवत का प्रारंभ कौन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन हुआ था? तो समुद्रगुप्त, या इसका उत्तराधिकारी भी हुआ था। ठीक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है। बचपन का नाम था कांच। ठीक है। अशोकादित्य भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को अशोकादित्य भी कहा जाता है। अशोकादित्य भी। ठीक है। इसने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। ठीक है। आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। ठीक है। और देखिए गुप्त वंश का पहला शासक जिसने परम भागवत का उपाधि धारण किया था वो कौन था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने परम भागवत का उपाधि धारण किया था। अश्वमेधकर्ता का भी उपाधि धारण किया था। ठीक है।
विक्रमक का भी उपाधि धारण किया था, अश्वमेधकर्ता का भी और परम भागवत का भी उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त। ठीक है, इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो कविराज भी कहा जाता है। आइए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, कह देगा कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा जाता है क्योंकि उसके सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। हरिसेन एक तो प्रयाग प्रशस्ति नाम पुस्तक लिखे थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। समुद्रगुप्त का दूगो लड़का था, दूगो पुत्र था। ठीक है, एक तो का नाम था, पहला बड़ा पुत्र का नाम था रामगुप्त और छोटा पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का दो लड़का था, एक तो बड़ा पुत्र का नाम था रामगुप्त और छोटा पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? तो रामगुप्त आया था। बाकी वो एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त कौन कैसा था? तो अयोग्य शासक था। शक राजा रुद्र सिंह तृतीय की अधीनता स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इसकी पत्नी ध्रुवा देवी चंद्र द्वितीय के साथ षड्यंत्र के रूप में रामगुप्त की हत्या करवा दिया था। कह रहा है कि इसकी पत्नी है ना ध्रुवा देवी चंद्र द्वितीय के साथ षड्यंत्र करके रामगुप्त की हत्या करवा दिया था। ठीक है, इसकी जानकारी विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। इसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो बैठा था इसके बाद, तो इसने शकों का अंत कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था। इस शकों को अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय धारण किया था। इसे देवगुप्त नाम से भी जाना जाता है। चंद्र द्वितीय को देवगुप्त नाम से भी जाना जाता है। और इसने मैंने विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था और सकारी की उपाधि भी धारण किया था। इसके दरबार में चीनी बौद्ध यात्री कौन आया था? तो फहियान भारत आया था। इसी के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया था। ठीक है, और इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था। चंद्र द्वितीय के दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न भी कहा जाता था। कौन कौन रहते थे? तो देखिए कालिदास रहते, धन्वंतरी रहते। कालिदास लेखक थे। धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक थे। शंकु रहते थे, वास्तुकार थे। छपड़क थे, ज्योतिष थे और घटकप्पर थे। मतलब बहुत 9 आदमी रहता था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया था? तो कुमारगुप्त आया था। कुमारगुप्त या इन्हीं को कहा जाता है गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा का ऑफर्ड देखिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला छात्रावास का सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, 1198 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, महेंद्रगुप्त की उपाधि भी कुमारगुप्त प्रथम धारण किए थे। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बाद कौन आए थे? तो स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त हुणों के आक्रमण इसी के समय में हुआ था। हुणों के आक्रमण की इसकी जानकारी मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। हुणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है, हुणों का आक्रमण विफल भी हुआ था इसी के समय में। ठीक है, इसने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है,
इसके बाद कौन आया था? तो स्कंदगुप्त के बाद आया था भानुगुप्त। इसके एरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आए थे विष्णुगुप्त, इस गुप्त वंश का अंतिम शासक थे। ठीक है, एक बार हम बतला दे रहे हैं गुप्त वंश के सभी शासक। ठीक है, देखिए वैसे तो ट्रिक से श्रीघट चंद्र, समुद्र में कुमार, स्कंदगुप्त, भानु, ऐसे हम याद किए थे। तो श्रीगुप्त हो जाएगा, श्रीघट से घटोत्कच हो जाएगा, श्रीघट चंद्र, ऐसे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाए, श्रीघट चंद्र समुद्र में, मतलब समुद्रगुप्त हो जाए, श्रीघट इस तरह हम मतलब याद किए थे। तो देखिए पहला हो जाएगा श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त हो जाएगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। और ये कुषाण वंश के सामंत थे। गुप्त वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो वायु पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत था। गुप्त वंश का राजकीय भाषा क्या था? तो संस्कृत था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। अब अगला क्लास में मिलेंगे हम लोग वाकाटक वंश के बारे, वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।